धनराज जी अपने घर के सामने वाले बगीचे में अपनी पत्नी तिलोत्तमा जी के साथ बैठकर गप्पे मार रहे थे। इतने में छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा अपना एटीएम तो दीजिए। तिलोत्तमा जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो बेटे ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस 10,000 रुपये चाहिए। धनराज जी ने तुरंत एटीएम उठाकर दे दिया। 2 दिन बाद बड़ा बेटा आया, पिताजी मुझे मेरी कार रिपेयर करवानी है, कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, ले लो, धनराज जी ने कहा। तिलोत्तमा जी कभी कभी पूछ बैठती थी, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई? तो धनराज जी ठहाके लगा के हंसते और कहते, अरे पगली, जाने दो, अपने ही बच्चे हैं। धनराज जी कभी मना नहीं करते थे एटीएम देने से, तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कभी तिलोत्तमा जी पूछ ही बैठती थी तो बच्चे कहते थे, क्या माँ, आपको हम पर विश्वास नहीं है? तिलोत्तमा जी हमेशा उन्हें समझाया करती थी कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु धनराज जी नहीं मानते और कहते थे, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए तो। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो, अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं उनसे हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तिलोत्तमा जी भी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन विचार तो चलते ही रहते थे। सोचती थी, आप भी कितने भोले हैं, अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराए घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए तिलोत्तमा जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में धनराज जी चुटकी बजाते हुए उनकी विचारशीलता के क्रम को भंग कर देते हैं। तिलोत्तमा जी अपनी दुनिया से बाहर आईं। धनराज जी बोले, आज चाय मिलेगी या खुद ही बना लूं? तिलोत्तमा जी ने कहा, आप क्यों बनाएंगे, मैं छोटू को आवाज़ देती हूँ, वह बना देगा। तिलोत्तमा जी ने रसोई घर और एक दूसरे घर के कामों के लिए 16-17 साल का एक नौकर छोटू को रखा हुआ था, ताकि उनकी बहू के ऊपर काम का ज़्यादा बोझ न पड़े, और फिर इस उम्र में भी तो वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। तिलोत्तमा जी बोली, आपको चाय बनाने भी आता है या खुद बना ही लेंगे? श्रीमती जी, चैलेंज मत दो, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, कहते हुए धनराज जी रसोई घर में चले गए। इतने में छोटू आ गया और बोला, अरे बाबूजी, आप चाय क्यों बनाएंगे, मैं बनाऊंगा। धनराज जी बोले, नहीं, आज मैं बनाऊंगा और तुमको भी पिलाऊंगा। धनराज जी चाय बनाते बनाते अपनी पत्नी के लिए गाना भी गा रहे थे, और बाहर खड़ी दोनों बहुएं बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रही थी। शाम को धनराज जी और तिलोत्तमा जी रोज की तरह सैर सपाटे के लिए बाहर निकले। तिलोत्तमा जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें धनराज जी जैसा बहुत सुलझा हुआ इंसान मिला है, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा, सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। वे दोनों कुछ समझ पाते कि इससे पहले कार उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर देती है। जब होश आया तो तिलोत्तमा जी ने स्वयं को अस्पताल के बेड पर पाया। उन्होंने उठते ही धनराज जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि धनराज जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही तिलोत्तमा जी चोटें लगने के बावजूद भी उठ खड़ी हो गईं और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे, और तिलोत्तमा जी को जैसे कानों से सुनाई देना बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ धनराज जी की प्यार भरी बातें उनके कानों में गूंज रही थी। धनराज जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर तिलोत्तमा जी उन्हें देखती रह गई। कुछ देर पहले जो धनराज जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वह हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। तिलोत्तमा जी को खुद संभालते हुए, उठिए ना, देखें आपके सहारे ही तो मैं जिंदगी जी रही थी,
आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते तिलोत्तमा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी। तिलोत्तमा जी को अस्पताल के बेड पर लेटा दिया गया और उन्हें आराम करने के लिए कहा गया। धनराज जी की चिंता तिलोत्तमा जी को खाए जा रही थी। तिलोत्तमा जी अपने पति के साथ बिताए गए मीठे पलों को याद कर रही थी। इतने में आवाज़ आती है, माँ जी। आंखें खोल कर देखा तो सामने खड़ा उनका नौकर छोटू था। माँ जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, खाना खा लीजिए माँ जी। तिलोत्तमा जी इधर उधर देखने लगी और आसपास कोई भी न था। छोटू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, तो मैं आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए माँ जी, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। छोटू का प्यार देखकर तिलोत्तमा जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई। बोली, तिलोत्तमा जी, आपके पति को होश आ गया है। छोटू उन्हें धनराज जी के पास ले गया। धनराज जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर तिलोत्तमा जी और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर धनराज जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, आप ठीक हैं, अब हम सब जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों अब घर पर आ गए, लेकिन धनराज जी चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे तिलोत्तमा जी और धनराज जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे लोग अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने ही माता पिता बोझ लगने लगे। धनराज जी की दवा पानी सब तिलोत्तमा जी ही करती थी। एक दिन किसी काम से छोटू बाहर गया था। तिलोत्तमा जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। बस माँ जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं। पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद करें तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी तिलोत्तमा जी बेटों को दवा या फल लाने के लिए कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते थे। बहुएं भी उनका साथ देने आ जाती थी। माँ जी, कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझकर खर्च किया करो। इन सब बातों से तिलोत्तमा जी का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह यह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्च के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कटी सुनकर जब तिलोत्तमा जी कमरे में आईं तो देखा धनराज जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तिलोत्तमा जी बोली, मैं अपने दोनों बेटों को अपना दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धनराज जी ने कहा, अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए तिलोत्तमा जी बोली। इतने पर छोटू बोला, माँ जी, अभी अभी छोटी बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ले ली हो। यह सब सुनते ही खुद को संभालते हुए तिलोत्तमा जी बहुओं के पास पहुंची। बहू, तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? तिलोत्तमा जी थोड़ा सकुचाते हुए बोली। इतने में बहू चिल्लाने को खड़ी थी, माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब यह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर तिलोत्तमा जी उसे देखती रह गई। अगले दिन जब तिलोत्तमा जी सोकर उठी तो देखा धनराज जी को थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी लेकर चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है,
आपको पता तो है पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ हम नौकरी पेशा वाले लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास, यह फालतू के काम करते रहें। छोटू को बोलकर ऑटो बुलवा लीजिए और चले जाइए। तिलोत्तमा जी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी रहीं। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में छोटू ने आवाज़ लगाई, आइए माँ जी, ऑटो बुला कर लाया हूँ। तिलोत्तमा जी ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे भी नहीं हैं फल और दवाई लेने के लिए। मैंने पैसे ले लिए हैं माँ जी, मेरी तनख्वाह में से पैसे बचे हैं, पैसे पूरे हो जाएंगे। कहते हुए छोटू बाबूजी के व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो छोटू नौकर था, लेकिन तिलोत्तमा जी और धनराज जी की सेवा उनके बच्चों से भी बढ़कर कर रहा था। ऑटो में तिलोत्तमा जी छोटू से कहने लगी, मुसीबत में जब सब ने पल्ला झाड़ लिया तब तुमने अपनों से भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखा। तब छोटू ने कहा कि माँ जी, बचपन से ही हमारे माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही पाल पोस कर हमें बड़ा किया। हमें आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। यह कहते हुए छोटू की आंखें नम हो जाती हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने धनराज जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताया। छोटू ने सब अच्छे से समझ लिया। रास्ते में घर आते समय छोटू ऑटो को रुकवा कर फल दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी सामान ले आया। छोटू ने उनके खाने पीने का ख्याल रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो बाबूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबू के पास दो अनजान शख्स बैठे थे और धनराज जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास छलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती का जन्मदिन है, इसी अवसर पर हम यहाँ सारा इंतजाम किए हैं। कहते हुए धनराज जी ने तिलोत्तमा जी के साथ केक काटा। तिलोत्तमा जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए, श्रीमती जी आपके लिए अपने पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ, हैरान रह गए? इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? चलो आप लोगों को भी सरप्राइज किए देता हूँ। धनराज जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं दामोदर जी, जिन्हें मैं वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया हूँ। और ये हैं दीनदयाल जी, इन्हें मैंने यह मकान 1,20,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी, बेटे और बहू के सिर पर आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। धनराज जी आज बोलते ही गए थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। धनराज जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटे और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से छोटू का हक होगा, वहीं अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और छोटू तीनों ही रहेंगे। मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। धनराज जी बोले, तुम लोगों को रहने के लिए 10 दिन का समय है। तुम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लो, क्योंकि 10 दिन के बाद अब इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे दोनों बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या के भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जो हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कब इस दुनिया से कुचल दिया गया होता। अपनी लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और छोटू की सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। असल में तो मेरे बेटे का फर्ज सिर्फ छोटू ने ही निभाया है। पिताजी वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं।
बेटे की बात सुनकर धनराज जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा और दिया ही क्या है मैंने इसे, लेकिन इसने तो मुझे जीवन दान दिया है। ये मेरे और मेरे पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटे बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग अब तो आपके ही बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो सोचिए जरा। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन माँ जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब क्यों नहीं याद की जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर दोनों बेटे हैरान हो गए थे। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में धनराज जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं दोनों को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।